ऑन ए क्लोज कर्व अराउंड द कंडक्टर, अराउंड द करंट कैरिंग कंडक्टर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स आई होता है। ठीक है, वो कुछ नहीं था, फिर से एक बार जल्दी सुन लो मोटा मोटा। प्रूव हमको ये करना है कि हमारे किसी कंडक्टर के अराउंड क्लोज्ड कर्व पर लिया गया मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट टाइम्स आई के बराबर होता है। इसको प्रूव करने के लिए एक कंडक्टर कंसीडर करेंगे। अकॉर्डिंग टू बायट-सावर्ट लॉ उस कंडक्टर से आर दूरी पर कितना इंडक्शन होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब चूंकि आपने कंसीडर कर लिया है क्लोज पाथ, और पूरा क्लोज पाथ उसी, चूँकि सर्कुलर फॉर्म में है तो हर जगह आर दूरी पर होंगे आप, हर जगह आर दूरी पर होंगे तो हर जगह बी क्या होगा, सेम होगा, हर जगह ए बी होगा। और हर जगह बी कैसा होगा, इस क्लोज कर्व पर टेंजेंशियल होगा। एक्चुअली कंडक्टर के चारों तरफ कैसा होता है, रिंग के फॉर्म में होता है, सर्कुलर रिंग्स के फॉर्म में होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसी सर्कुलर पाथ पर चलेगी टेंजेंशियल, और एलिमेंट भी उसी पर है। तो दोनों कैसे होंगे, पैरेलल। तो एंगल क्या होगा दोनों के बीच का, यानी मैग्नेटिक इंडक्शन का लंबाई के लिए किया गया इंटीग्रेशन जब करोगे, दोनों के बीच का एंगल आपको जीरो दिखाई दे रहा है इस कंडीशन में। तो बी को बाहर कर लोगे, क्योंकि हर जगह बी सेम है, बी यूनिफॉर्म है, बाहर होगा। और इंटीग्रेशन वैसे भी लंबाई के लिए क्या है, पूरा पाथ कवर करना है आपको, ठीक है ना। डीएल एलिमेंट है तो पूरा पाथ कवर करने के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा पूरे पाथ के लिए। तो बी बाहर कर लिया, डीएल का इंटीग्रेशन किया पूरे पाथ के लिए, तो पूरी सर्कमफ्रेंस परिधि आ गई 2 पाई आर, बी का मान ये वाला रख दिया तो आगे म्यू नॉट टाइम्स आई। वही प्रूफ हो गया जो ये कहा था स्टेटमेंट। लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इंक्लोज बाय द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। या सीधे सीधे कुछ बुक में लिखा हुआ था म्यू नॉट टाइम्स टोटल करंट इंक्लोज बाय द कर्व, टोटल करंट इंक्लोज बाय द कर्व, जो कर्व है। ठीक हो गया प्रूफ, ये स्टेटमेंट प्रूफ हो गया। ठीक है, चलो इसको लिखते हैं। अब देखिए डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। अगली हेडिंग इसी में मैग्नेटो स्टैटिक्स चल रहा, मैंने बताया नहीं उसमें, मैग्नेटो स्टैटिक्स चल रहा है, उसमें एम्पियर्स लॉ से स्टार्ट किया है। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं उनको नोट्स हम बताएंगे कैसे बनाना है। पहले बायट-सावर्ट लॉ वगैरह लिख लेना है, एक लेक्चर इससे पहले और जाएगा, क्योंकि ये पेपर आपका कंफर्म नहीं हो पा रहा, सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव, तो अभी लोग सब्जेक्टिव मान के चलना शुरू कर दें। तो अभी एम्पियर्स लॉ के डेरिवेशन के बाद आएगा डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पियर्स लॉ। बहुत छोटी सी बात करनी है कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई सरफेस है, सी बाउंड्री के द्वारा कवर्ड कोई एरिया है, उस पूरे एरिया के द्वारा सरफेस एस कवर किया गया है, उसका एक एलिमेंट ds ले लो, ds एक एलिमेंट ले लिया है पूरे उस कर्व सरफेस का। ये मान लेते हैं कि यूनिट एरिया से जे करंट पास हो रही है, इस पूरे क्लोज कर्व का एक एलिमेंट ds लिया गया है। अच्छा, एलिमेंट ds है और एरिया अपने आप में एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उस एलिमेंट ds पर नॉर्मल ट्रेस कर दोगे तो एरिया की डायरेक्शन ds वेक्टर आ जाएगा। अगर किसी यूनिट एरिया से पूरे क्लोज कर्व के द्वारा जो सरफेस कवर किया गया है उसके एकांक क्षेत्रफल यूनिट एरिया से अगर जे करंट पास हो रही है, जे होता है करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया को बोलते हैं क्या, करंट डेंसिटी। यूनिट एरिया से जे करंट, यूनिट एरिया अगर एरिया आ गया तो फिर उसको करंट डेंसिटी कहेंगे। तो करंट पर यूनिट एरिया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर बोलते हैं करंट डेंसिटी। तो अगर यूनिट एरिया से जे करंट है तो एलिमेंट ds से कितना होगा, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं। एरिया अपने आप वेक्टर होता है ना, ये भी वेक्टर हो जाएगा। अगर यूनिट एरिया से जे करंट है
तो फिर ds से कितना होगा, j डॉट ds। एकांक क्षेत्रफल से j करंट, तो ds से कितना, j डॉट ds। तो पूरे सरफेस से कितना, जिसको हमारे जो हमारे क्लोज बाउंड्री के अंदर है s, कितनी करंट, ठीक है, ये आ जाएगा टोटल करंट। टोटल करंट जो इंक्लोज्ड है, टोटल करंट इंक्लोज्ड, किसकी तरह इंक्लोज्ड है, इंक्लोज्ड बाय कर्व C। कर्व C ने कितना करंट घेरा है, एकांक क्षेत्रफल से j करंट, तो एरिया ds से कितना, j डॉट ds, तो पूरे सरफेस से कितनी करंट कर दिया इंटीग्रेट, ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन किया है, आ गया। ये तो टोटल करंट की बात हो गई, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने पढ़ा है बायट-सवर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ में क्या पढ़ा था, एम्पियर्स लॉ में क्या पढ़ा था, किसी क्लोज बाउंड्री से, या ऐसे हैं किसी क्लोज बाउंड्री के लिए मैग्नेटिक, ये लगा दिया ना गोला इंटीग्रेशन, तो क्लोज बाउंड्री हो गई। मैग्नेटिक इंडक्शन का लंबाई के लिए किया गया इंटीग्रेशन इक्वल टू होता है म्यू नॉट टाइम्स आई क्या है, टोटल करंट, क्या लिखा होता है, टोटल करंट इंक्लोज्ड, इस क्लोज बाउंड्री के द्वारा टोटल करंट इंक्लोज्ड, टोटल करंट इंक्लोज्ड बाय द कर्व, ठीक है। क्या होगा, इसको ऐसे ही छोड़ो, ये मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल, बाउंड्री के अलाउंग, इस बाउंड्री पर अगर हम मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रल निकालेंगे इस बाउंड्री के अलाउंग, ठीक है, तो ये लेफ्ट पोर्शन है। राइट पोर्शन में काम करना है हमको, इसमें म्यू नॉट टाइम्स आई करंट कितना है ये, तो म्यू नॉट ऐसे ही रहेगा, सरफेस इंटीग्रल होगा जे वेक्टर डॉट ऑफ ds वेक्टर, यही तो है टोटल करंट। राइट साइड में सरफेस इंटीग्रेशन है और लेफ्ट साइड में उस सरफेस को घेरने वाली बाउंड्री C के लिए इंटीग्रेशन है ना। लेफ्ट साइड को जरा जो लाइन इंटीग्रल है इसको बदलो सरफेस इंटीग्रल, मतलब जो ये बाउंड्री C के द्वारा घेरा गया सरफेस है उसके इंटीग्रेशन में बदलो, मतलब लाइन इंटीग्रल से कहाँ जाओगे, सरफेस इंटीग्रल में। इस क्लोज बाउंड्री C के द्वारा जो लाइन कवर की जा रही है उसके अंदर जो सरफेस कवर है वो S है, तो इसको लाइन से सरफेस में कन्वर्ट करो। क्या होता है, अगर हम लाइन इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में जाएं तो कौन सा थ्योरम यूज़ करते हैं, स्टोक्स थ्योरम। यूजिंग स्टोक्स थ्योरम तो आप इस लाइन इंटीग्रेशन को बदलो किसमें, सरफेस में। क्या होगा, b वेक्टर डॉट ऑफ dl वेक्टर। जब हम स्टोक्स थ्योरम में किसी क्लोज बाउंड्री के अलाउंग किए गए लंबाई के लिए इंटीग्रेशन को बदलते हैं उस बाउंड्री के द्वारा कवर्ड सरफेस में, तो जो मेन एलिमेंट है उसका क्या होता है, उसका कर्ल हो जाता है, तो हो जाएगा कर्ल ऑफ b डॉट ऑफ सरफेस। जो मेन जिसका लंबाई के लिए इंटीग्रेशन किया गया है किसी क्लोज बाउंड्री के अलाउंग उसका हो जाता है कर्ल, और फिर सरफेस इंटीग्रेशन। तो बाउंड्री जो लगा ना क्लोज इंटीग्रेशन द्वारा घेरा गया, या ऐसे कहें कि क्लोज बाउंड्री के लिए मैग्नेटिक इंडक्शन का लाइन इंटीग्रेशन ये है, इसको बदलना है उस बाउंड्री क्लोज बाउंड्री के द्वारा घेरे गए सरफेस के इंटीग्रेशन में, तो हम यूज़ करेंगे स्टोक्स थ्योरम। तो लाइन से पहुंच जाएंगे सरफेस पर, बी का कर्ल हो जाएगा, ठीक है। ये अब लेफ्ट साइड में यहाँ पुट कर दो, इसका मान ये वाला यहाँ पुट करो तो क्या आएगा, देयरफॉर सरफेस इंटीग्रेशन कर्ल ऑफ बी वेक्टर डॉट ऑफ क्या हो जाएगा, ds वेक्टर, और इस तरफ क्या आएगा, म्यू नॉट s आएगा
जी वेक्टर आएगा डॉट ऑफ क्या आएगा, डी एस वेक्टर, ये तो होगा। लेफ्ट साइड में लाइन से सरफेस इंटीग्रल वाला हिस्सा रख दिया गया, ठीक है, ये वाला मान रखा गया। अभी दोनों एक ही सरफेस की बात कर रहे हैं जो बाउंड्री या क्लोज कर्व की तरह घेरा गया था, ठीक है। तो आप सीधे सीधे कंपेयर कर लो, डॉट डी एस है, देयरफॉर ऐसा भी कहते हैं कि चूँकि सरफेस जो हमने पूरी तरह से काल्पनिक मान रखा है, यानी ये जो बात है वो किसी भी सरफेस पर लागू हो जाएगी। सरफेस कोई फिक्स तो था नहीं, मोदी ने बताया था कि इतना ही सरफेस रखना है। सरफेस तो कुछ भी है, कोई काल्पनिक सरफेस है, यानी ये जो कंडीशन है वो हर सरफेस पर लागू हो जाएगी, ठीक है। तो सीधे सीधे कंपेयर कर लो, कर्ल ऑफ बी कितना हो जाएगा, कर्ल ऑफ बी इक्वल टू म्यू नॉट जी हो जाएगा, बोलो यही क्या है, यही है डिफरेंशियल फॉर्म।